बहुत अच्छे पॉइंट्स रखे आपने। मैं इस बीच में प्रदीप चौहान जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, खबर हाट हिमाचल प्रदेश से। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आऊंगा अमिताभ जी आपके पास। इससे पहले कि मैं आपसे प्रश्न पूछूं, मैं दर्शकों को थोड़ा सा एक मैप की ओर ले जाता हूं ताकि उनको कुछ चीजें मैं बता सकूं कर्नाटक के बारे में थोड़ा सा, कि इस समय वहां की परिस्थितियां क्या हैं। मुझे लग रहा है कि शायद एक सेकंड मुझे, जी यहाँ पे एक मैप आपके सामने है। मैं आपको बताऊं, कर्नाटक को आप अप्रोक्सीमेटली 4-5 हिस्सों में बांट सकते हैं। ऊपर का आप लाल रंग का हिस्सा देखते हैं, 40 सीट, इसे हैदराबाद कर्नाटक, ये आंध्रा और तेलंगाना के साथ लगता हुआ हिस्सा है। जो नॉर्थ कर्नाटक उसे बॉम्बे कर्नाटक कहा जाता है, ये महाराष्ट्र के साथ लगता है। इसमें बेलगांव और बाकी जगह आती हैं। इसमें 50 सीटें हैं। सेंट्रल जो सॉरी कोस्टल कर्नाटक में 3 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, एक है नॉर्थ कैनरा, एक साउथ कैनरा, और बीच में उसके आता है उडुपी, और इसी के अंदर कुर्ग जो कि फेमस कोडागु डिस्ट्रिक्ट है वो भी आता है। सबसे नीचे आपका ओल्ड मैसूर है 55 सीटों का। ये है जेडीएस का गढ़, और इस गढ़ में देवगौड़ा साहब कुमार स्वामी जो है, जहां पर वोकालिंगा के सबसे ज्यादा प्रभावशाली लोग रहते हैं, वो उनका इलाका है। मांड्या, हासन, वो मैसूर एरिया है, और चामराजनगर भी है जो नीचे तमिलनाडु से लगा हुआ है। और साथ में जो सफेद एरिया है, ये भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है। ये है शिमोगा का एरिया सारा का सारा, और साथ में चित्रदुर्गा भी यहाँ पर आता है। इसमें 32 सीटें हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो साउथ कर्नाटका है वहां पर बहुत ही ज्यादा पुअर है। एक एक राइट का मैप आपको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, जो कि इसमें ग्रीन कलर का जो मैप है, ये देश बेसिकली सारा का सारा जेडीएस का हिस्सा है। लाल रंग का जो हिस्सा है वो मोस्टली देखेंगे तो बीजेपी का हिस्सा है। ऊपर ब्लू का जो हिस्सा है वो भी मोस्टली बीजेपी का हिस्सा आता है, जो एक किस्म से कहा जाए तो बॉम्बे कर्नाटक है। लेकिन येलो जो कर्नाटक है, जिसको कि हम हैदराबाद कर्नाटक कहते हैं, जिसमें बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हैं, गुलबर्गा है, यादगीर है, बीदार है, और इसके अलावा विजयनगर है, बेलारी है, कोपल है, जहां के किंग आपके जनार्दन रेड्डी माने जाते हैं। तो मैं यहाँ पर सीधा आऊंगा अमिताभ जी आपके पास। थोड़ी सी चीज मैंने यहाँ पे बताई है डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में। मुझे तो सारे डिस्ट्रिक्ट्स सारा काफी टाइम से प्रोग्राम पेश करता आया हूँ। कर्नाटक में 20-25 प्रोग्राम पेश किए हैं, तो ज्योग्राफी से पूरी तरह से वाकफियत है, और कर्नाटक एक्सटेंसिवली मैं घूमा भी हूँ, तो मुझे उसके बारे में थोड़ा एक फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन भी है। लेकिन कर्नाटक में अब कांग्रेस के पास, बीजेपी के पास कोई हथियार बचता नहीं है, सिवाय इसके कि कम्युनल फ्लेयर अप किया जाए वहां पर। और वो कम्युनल फ्लेयर के द्वारा, जिसमें सीटी रवि हैं, बहुत सारे और उनके नेता हैं। लव जिहाद की शुरुआत वहां से आपको होती है, आपको पता है। फिर उसके बाद बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जहाँ पे सिर पर जो पल्ला डाल के लड़कियां आती हैं, उसका सारा मामला आता है उसके अंदर। वहां पर क्योंकि और कोई रास्ता था नहीं बीजेपी के पास, उसका कारण था बीजेपी अपने सबसे अच्छे समय में भी कर्नाटक में कभी पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त पाई, और उनकी सारी सरकारें आज तक जो है ऑपरेशन लोटस की सरकारें हैं, खासतौर से कर्नाटक में। और इस बार तो हालात उनके और भी खराब है। तो अल्टीमेटली फिर क्या एजेंडा बचेगा कि फ्लेयर अप, कम्युनल फ्लेयर अप, सांप्रदायिकता, जबकि कांग्रेस सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार के बीच में बहुत स्ट्रांग है इस समय। तो द नेट लूजर जो विश्लेषक बता रहे हैं, मैं नहीं, मैं तो एंकर हूं, कि हाँ शायद भारतीय जनता पार्टी 60-70 सीटों के लिए भी मुझे लगता है कि उसकी सांस लेनी मुश्किल हो रही है। अमिताभ जी। धन्यवाद दिनेश जी। ये जो आपने बात कही है आंकड़ों के साथ, अभी मैं आंकड़ों के बारे में तो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन इतना जरूर है कि जो अभी तक जो अनुमान लगाए जा रहे हैं, और जो नेहा जी ने भी अपनी बातचीत जहां खत्म की कि हाँ लगता है कि बीजेपी कुछ दिक्कत में है, और कांग्रेस जो है वो शायद उसके लिए ये कर्नाटक का जो मसला है वो उसको एक जो उसको एक जरूरी चाहिए, जिसको बोलते हैं शॉट इन द आर्म, वो शायद उसको यहाँ से मिले। कर्नाटक देखिए दिनेश जी, हम लोग जानते हैं, आप तो काफी तजुर्बेकार हैं। कर्नाटक वो राज्य है जहां कांग्रेस को हर उस वक्त में संजीवनी मिली है जब वो कांग्रेस बहुत ही ज्यादा क्राइसिस में रही है। आप याद कीजिए 1977 का इलेक्शन याद कीजिए, इंदिरा गांधी जो है हार के बाद चिकमंगलुरु से जीत करके पहुंची थी, चिकमंगलुरु से जीत कर पहुंची थी इंदिरा गांधी, और वहां से फिर इंदिरा गांधी के दोबारा उनके अभ्युदय की शुरुआत हुई थी। दोबारा उन्होंने जो है अपनी पकड़ बनाई थी केंद्रीय राजनीति पर,
और किस तरह से फिर वो केंद्र में सत्ता में वापस लौटी थी, ये सब हमने देखा है, इतिहास के पन्नों में दर्ज है। लेकिन चिकमगलूर वो कर्नाटक की वो जगह थी जहां से इंदिरा गांधी का सफर जो है दोबारा शुरू हुआ था सत्ता की वापसी की तरफ। और सोनिया गांधी का किस्सा याद कीजिए, बेल्लारी से सोनिया गांधी जीती थी। तो कर्नाटक जो है वो जगह है जो कांग्रेस के लिए वो मुफीद रहती है जब कांग्रेस बहुत संकट में होती है, जब कांग्रेस के लिए ये सवाल होता है कि भाई, जैसे आपको याद होगा सोनिया गांधी की विदेशी नागरिकता और उनके चुनाव को लेकर के क्या क्या नहीं कहा गया था, और यहां तक आई थी कि साहब सोनिया गांधी अगर चुनाव जीत जाएंगी तो हम सर मुड़ा लेंगे, तमाम सारी बातें आई थी, बहुत सारी बातें आई थी। लेकिन सोनिया गांधी ने अंततः बेल्लारी से सुषमा स्वराज को हरा करके अपनी उस राजनीतिक जो एक पारी है उसका आगाज किया था। ये हम सब जानते हैं, इतिहास में दर्ज है। और आज कांग्रेस फिर एक उसी तरह के, मतलब कहना चाहिए क्राइसिस वाले मोड़ पर खड़ी है। ये बात सच है जो नेहा जी ने कहा कि कर्नाटक में जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पहुंची थी तो उसको बहुत अच्छा वहां पर रिस्पॉन्स मिला था, और राहुल गांधी की वो तस्वीर जिसका उन्होंने जिक्र किया, वाकई में राहुल गांधी के नेता बनने की जो एक मतलब एक जो जनप्रिय और लोकप्रिय नेता बनने की जो एक छवि बाद में उभरी है, उस तस्वीर का बहुत बड़ा हाथ था, जिसमें वो राहुल गांधी बारिश में भीगते हुए लोगों से अपनी बात कह रहे हैं, बूंदें बरस रही हैं, तेज बारिश हो रही है, राहुल गांधी अपनी बात कह रहे हैं और उनको सुनने के लिए लोग वहां खड़े हैं। जो एक बड़ी बात थी कि जनता भी उनको सुनने के लिए खड़ी है, तो इसका मतलब है कि जनता में इस बात की कुछ ना कुछ उम्मीद है। एक बहुत आशा की निगाहों से कांग्रेस की तरफ देख रही है कर्नाटक की जनता कि शायद कांग्रेस जो है वो उनके लिए वो रास्ता दिखा सके जो उनको मौजूदा जो सरकार है, जो शासन तंत्र है, उससे उनको नहीं मिल रहा है। जैसा कि हम सब जानते हैं, कांग्रेस जो है वो पिछली बार भी जब चुनाव हुआ था उसने कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया था, सब सारी बातें थी, लेकिन किस तरीके से वो पॉलिटिकल मैनिपुलेशन हुआ, उसके बाद क्या-क्या हुआ वो सब हमने देखा है। आप देखिए इस समय जो कर्नाटक का प्रशासन है उसको लेकर के भ्रष्टाचार के आरोप इतने ज़्यादा लग रहे हैं। येदियुरप्पा तो थे ही, जो अभी अभी नेहा जी भी कह रही थी कैसे उनको पीछे रखा हुआ है। कारण वही है कि उनकी जो भ्रष्टाचार से जुड़ा जो उनका एक उनकी एक छवि है, जो उनके ऊपर दाग लगे हैं, वो कहीं न कहीं बहुत बीजेपी को नुकसान पहुँचा सकते हैं। और 40% वाली सरकार कहा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर इस तरह की एक मतलब आप बताइए कि स्टेट की कॉन्ट्रैक्टर्स की एसोसिएशन जो है जब ये शिकायत करने लगे कि साहब हर काम के लिए 40% घूस मांगी जा रही है यहाँ पे, है ना? तो ऐसे में उस सरकार के लिए मुँह छुपाने का कोई रास्ता नहीं बचता। जो आपने बात कही, हाँ, वो क्या करेंगे? क्या वो कम्युनल फ्लेयर अप करेंगे? तो देखिए हम लोग ये जानते हैं जब से भारतीय जनता पार्टी मतलब केंद्रीय राजनीति में कम से कम प्रभावी हुई है, तब से उसका जो भी ब्रह्मास्त्र है वो यही सांप्रदायिक राजनीति का ब्रह्मास्त्र होता है। वो जहाँ भी उनको किसी भी तरह का खतरा होता है, तो यही यही हथियार चलाते हैं। और जो आपने ज़िक्र किया भी, हिजाब का मामला हमको मालूम है किस तरीके से हिजाब का मामला पूरा कर्नाटक में गरमाया और कैसे उसके बहाने चीज़ों को जो है वो एक सांप्रदायिक विभाजन के स्तर तक ले जाया गया। कहाँ मतलब वो कर्नाटक की घटना से उत्तर प्रदेश के चुनाव पर किस तरीके से असर डालने का प्रयास किया, ये सब भी हम लोगों ने देखा है। तो वो जो चीज़ें हैं वो कहीं न कहीं एकदम सरफेस पर हैं, और जो जातीय समीकरण हैं, वो कलिंगा और लिंगायत वाले, वो अपनी जगह हैं। लेकिन कांग्रेस को एक एडवांटेज है कि इस समय जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, वो कर्नाटक से आते हैं, कर्नाटक के बहुत दमदार नेता रहे हैं, उनकी छवि ऐसी रही है कि वो चुनाव हारते नहीं हैं। उनको ये कहा जाता है कि वो उनका एक जो इतिहास रहा है वहाँ का, वो उनके बारे में बहुत सकारात्मक छवि है। और कर्नाटक से आते हैं, दलित नेता हैं, इसलिए जो दलितों का एक स्वाभाविक रुझान हम कह सकते हैं या झुकाव कह सकते हैं, वो कांग्रेस की तरफ होने की उम्मीद ज़्यादा है। और मुसलमानों का हमने देखा है कि जिस तरीके से पिछले कुछ समय से लगातार राजनीति चली है, तो पिछले चुनाव में भी हमने देखा था बीजेपी के पक्ष में मुस्लिम वोट नहीं था ज़्यादा, और इस बार जो कंट्रोवर्सीज़ हुई है, उसकी वजह से बीजेपी को वो उस वोट बैंक का नुकसान हो सकता है। तो दलित मुस्लिम जो एक इनके पास अ, वोट बैंक है, उसका कांग्रेस को फ़ायदा हो सकता है, ऐसा अभी अनुमान लगाया जा रहा है। आगे क्या होगा हम नहीं कह सकते। देखिए कांग्रेस के साथ एक समस्या ये भी है दिनेश जी, हम लोगों को ये भी मतलब इस फैक्ट को डिस्काउंट नहीं करना चाहिए कि कांग्रेस की जो एक आंतरिक राजनीति है, कहीं न कहीं जो एक गुटबाज़ी है, और कहीं न कहीं केंद्रीय नेतृत्व का कई बार जो होता है वो ढीलापन ये कह लीजिए, या उसको चीज़ों को मतलब ईज़ी ले लेने का एक जो आदत है, उसके चलते कई बार जीती हुई बाजी जो है वो हारने की तरफ आ जाती है कांग्रेस। ये भी हम लोगों ने देखा है। तो अगर कांग्रेस का नेतृत्व इन चीज़ों की तरफ
सावधान रहता है, तो मेरा मानना है कि कांग्रेस के लिए कर्नाटक में बहुत अच्छा चांस है। और अगर कर्नाटक में कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करती है, यानी अगर बीजेपी से सत्ता छीन लेती है, तो फिर उसके लिए आगे 2024 की लड़ाई, जो कि दरअसल जिसके बारे में हम सब लोग लगातार बात कर रहे हैं, वो कहीं न कहीं उसके लिए उसको एक बहुत बल मिलेगा उसमें। क्योंकि अभी हमें मालूम है इस साल जो है वो कई महत्वपूर्ण राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, और वो हिंदी पट्टी के चुनाव, अगर बीजेपी जो है कर्नाटक का चुनाव हार जाती है, तो इसका मतलब ये होगा कि वो दक्षिण का जो पूरा उसका का इलाका है, दक्षिण में वो दरअसल जो है सत्ता से बाहर ही मानी जाएगी, क्योंकि तमिलनाडु में वो है नहीं, आंध्र प्रदेश में वो है नहीं, तेलंगाना में वो है नहीं, केरल में वो है नहीं। तो इसलिए ये जो है कहीं न कहीं कांग्रेस के पक्ष में जाएगी। लेकिन उसमें शर्त वही है कि जो केंद्रीय नेतृत्व है, ख़ास तौर से राहुल गांधी, हालाँकि राहुल गांधी 5 अप्रैल को अपने अभियान की शुरुआत एक तरह से देखा जाए तो कोलार से ही करने वाले हैं, जैसा कि नेहा जी भी बता रही थी कि वो कोलार जहाँ वही जगह है जहाँ उन्होंने वो विवादास्पद बयान दिया, जिसको लेकर के उनके ऊपर उनकी सदस्यता जो है वो मतलब अभी उस पर जो है खतरा मंडरा रहा है, एक तरीके से कहा जाए। आज हालाँकि उनको ज़मानत मिल गई है। आज जो फैसला आया सूरत में, उसमें ये हुआ कि भाई उनको ज़मानत दे दी गई है, और अब फिलहाल जो है मामला अब 3 मई के बाद तय होगा कि हाँ, वो सदस्य रहते हैं, नहीं रहते हैं, सदस्य उनको कन्विक्शन होता है, नहीं होता है, क्या होता है। तो ये सारी बातें जो है, ये मेरा मानना है कि अगर राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस की जो बाकी लीडरशिप है, जो वहाँ की स्थानीय लीडरशिप है, सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार, उनके बीच में डिफरेंसेस की बहुत सारी बातें कही जाती रही हैं लगातार, वो अपनी जगह उसमें कुछ न कुछ सच्चाई भी है। लेकिन अगर वो इन सारी चीज़ों को अपने डिफरेंसेस को पाट करके इस बार एक यूनाइटेड फ्रंट की तरह लड़ाई लड़ते हैं, तो वो निस्संदेह जो परिस्थितियाँ हैं उसमें उन परिस्थितियाँ उनके लिए काफ़ी हद तक बनी-बनाई हैं, जिसमें उनको फ़ायदा हो सकता है। बस उनको अपना पूरा दम लगाने की ज़रूरत है। वो जो एक बात कही जाती है कि आप पूरे दम से खेलेंगे अगर, तो मतलब हारेगा वो हर बाजी जब खेले हम जी-जान से, वो जो एक गाना था ना कि गिन ले दुश्मन ध्यान से। तो वो बात है, अगर कांग्रेस जो है वो जी-जान से खेले, तो उसके लिए ये बाज़ी जो है जीतना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। मुझे लगता है कि जो माहौल है, उसमें लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि हाँ, कांग्रेस कुछ उनको उनके लिए एक सेवियर की तरह आए, और अगर वो कांग्रेस काम लोगों की उम्मीदों पर खरी उतरती है, तो कहीं न कहीं उसके लिए भी एक परसेप्शन की लड़ाई में जो कांग्रेस पिछड़ती हुई दिखती है, वो कहीं न कहीं उसके लिए भी एक फ़ायदा होगा। और राहुल गांधी का जो एक नायकत्व जो उभर कर आया है भारत जोड़ो यात्रा से, उस नायकत्व में इज़ाफ़ा होगा, और लोग उनको और अधिक गंभीरता से लेना शुरू करेंगे, जिसका अंततः फ़ायदा उनको 2024 के चुनाव में हो सकता है। जी, दिनेश जी।